दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला है हमला। बहुमत की सरकार के मुखिया को जेल में डाल दिया गया। मैं बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सबकी जिम्मेदारी है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। सीधे अभिजीत हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अभिजीत, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है, सरेंडर के लिए तिहाड़ जा रहे हैं, कितना वक्त और? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच सकते हैं और कुछ गाड़ियों का काफिला जो है यहां पर पहुंचना भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो तिरंगा झंडा लगाए अपनी गाड़ियों में यहां पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, जिन्होंने केजरीवाल के काफिले को फॉलो करना शुरू किया था या फिर उसके आगे आगे चलना शुरू किया था। और कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे दूसरी तरफ आपको यहाँ पर इकट्ठा दिखाई देंगे, जो कि हाथों में तिरंगा झंडे लिए यहाँ पर उनके लिए खड़े हैं कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में आएंगे, यहाँ पर जेल में प्रवेश करेंगे, उससे पहले ये उनको यहाँ से ग्रीट करेंगे। तो ये जो सिलसिला है वो तो अब शुरू हो गया। और सामने अगर हम दिखाएं तो इसी फ्लाईओवर से धौला कुआं होते हुए दिल्ली कैंट होते हुए इसी फ्लाईओवर से वो तिहाड़ जेल की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक ट्रैफिक की सिचुएशन भी दिखाई देगी। तो जो जानकारी अभी हमें सामने आ रही है, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी भी अलर्ट पर आ गई है और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी यहाँ पर, जरनैल सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं हमें तस्वीरों में सामने। तो इस तरह से एक माहौल बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुरक्षाकर्मी जो है वो अलर्ट पर है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है, रस्सियां दोनों तरफ लगा दी गई ताकि किसी भी तरह की भीड़ अगर इकट्ठा हो यहाँ पर तो उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये गेट नंबर 3 है तिहाड़ जेल का, जहां से संभावना है, क्योंकि जब वो यहाँ से अंतरिम जमानत पर बाहर भी निकले थे तो इसी गेट से निकले थे। जब संजय सिंह की भी जमानत हुई थी तो वो उसी गेट से निकले थे। तो एक संभावना ये जताई जा रही है कि गेट नंबर 3 से ही अरविंद केजरीवाल की एंट्री तिहाड़ में दोबारा हो सकती है। लेकिन उसके अलावा एक संभावना गेट नंबर 1 की भी बताई जा रही है कि 1 नंबर गेट से वो आगे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर 2 से 3 गेट पर इस तरह का स्टैंड बाई बोर्ड पर सिक्योरिटी और आपको तैनाती जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि एक संभावना ये भी है कि जिस गेट से भी सुटेबल सुरक्षा कर्मियों को उस समय की परिस्थिति में लगेगा वहां से एंट्री उनकी कराई जा सकती है। और सभी गेटों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता छुटपुट संख्या में जुटना शुरू हो गए हैं। जी, एक खबर आ रही है, जानकारी बताइए। तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, ये जानकारी मिल रही है, कुछ कंफर्मेशन आप दे पाएंगे इस वक्त? गेट नंबर 1 से जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दें। गेट नंबर 1 से तिहाड़ जेल में एंट्री हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। कल उनकी अंतरिम जमानत की अवधि कल तक थी, आज उन्हें सरेंडर करना था और तिहाड़ जेल पहुंचे अरविंद केजरीवाल। उनकी अंतरिम बेल खत्म होने के बाद गेट नंबर 1 से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। अभिजीत, क्या डिटेल्स मिल रही है? और जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले ही आपको जानकारी दी थी कि एक बड़ी संभावना यही है कि 1 नंबर गेट से अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो। हालांकि अलग अलग 2 और गेट्स पर भी इस तरह के स्टैंड बाई में रखे गए थे कि यदि जरूरत पड़ी तो इन गेट से भी हो सकती है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हर जगह थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सभी जगह पर पहुंचे थे और कुछ विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो सिक्योरिटी को स्टैंड बाई पर रखा गया था। लेकिन अभी जो हमें कंफर्म जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार गेट नंबर 1 से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के बिल्कुल अभिजीत, तो अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गया और गेट नंबर 1 से उनकी एंट्री हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया, यह भी आप सुनिए। मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए है।
और अरविंद केजरीवाल के सरेंडर पर बोली दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, केजरीवाल जेल जाने से डरते नहीं हैं, भगत सिंह की राह पर चलने वालों को डर नहीं लगता, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दी। वो आए, उन्होंने कैंपेन किया, वो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा कदम था इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 21 दिन बाद उन्हें सरेंडर करना है, वो अपनी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होते हुए भी, टेस्ट की ज़रूरत होते हुए भी वो सरेंडर कर रहे हैं और आज वो तिहाड़ जाएंगे। हम सब देखिए भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी तानाशाही हो, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। अभी एग्जिट पोल के नतीजे ही कल आ पाए हैं और 4 जून से पहले 100 दिन के एजेंडे पर आज प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर मंथन, एग्जिट पोल के आंकड़े के अगले ही दिन ये बैठक और पीएम आज कर रहे हैं 7 बैठकें। कुछ देर पहले पीएम मोदी ने देश भर में भीषण गर्मी के हालात की समीक्षा की। ये तस्वीरें उसी बैठक की है। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों की जान जा रही है। पशु पक्षी भी काफी प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने अफसरों के साथ बैठक की। पहली बैठक में पीएम मोदी ने रेमल चक्रवात के बाद के हालात की समीक्षा की। इसी दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के बाढ़ पर भी चर्चा की। हाल ही में आए चक्रवात के कारण काफी नुकसान हुआ है। इसका आकलन और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए पीएम ने बैठक की। पीएम मोदी की तीसरी बैठक में 5 जून को बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों पर है। पीएम इन बैठकों के बाद नई सरकार के 100 दिन के कार्यक्रम के एजेंडे की समीक्षा के लिए लंबे मंथन सत्र में भी भाग लेंगे, जो मोदी 3.0 के पहले 100 दिन में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसले पर केंद्रित होगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही पीएम ने मंत्रियों को नई सरकार के लिए अपने अपने मंत्रालय के शुरुआती 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया था और कार्यक्रमों की प्राथमिकता देने को कहा था। और वहीं एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। हमें 295 सीटें मिल रही हैं, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। यह मोदी जी का पोल है। राहुल गांधी का बयान, कहा सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना क्या? एग्जिट पोल के अनुमान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एग्जिट पोल को नकार दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे का वही आंकड़ा दोहराया है जो उन्होंने एक दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कहा था। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। उन्होंने एक फर्जी आंकड़ा बनाया। उनको मालूम था कि एग्जिट पोल आने वाला है, उसमें बीजेपी की बढ़त हो जाएगी, तो उन्होंने 295 का एक फर्जी आंकड़ा रख दिया जिसका कोई आधार नहीं है। अगर आंकड़ा रखना तो 297 बोल देते, 299 बोल देते। क्या आधार है ये 295 का? कोई आधार नहीं है। जितने भी करीब 13 से ज्यादा एग्जिट पोल हुए हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि आ गए हैं मोदी। और आज कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों से वर्चुअल बात की, साथ ही प्रदेश अध्यक्षों से राज्य की रिपोर्ट भी ली। वहीं जयराम रमेश ने मीडिया के सामने सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों से बात की और राज्य में कांग्रेस की क्या स्थिति है उस पर चर्चा की। जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा था, मैं बनारस की बात करूं पर्टिकुलर, जहां मैं भी लड़ा, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा इस बार का परिणाम बहुत ही अलग आने वाला है बाबा विश्वनाथ की कृपा से, निश्चित। क्योंकि हम लोग लगातार लड़े, संघर्ष किए और उसका फायदा पार्टी को और हम सबको मिलने जा रहा है। ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं, सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं,
मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी, वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है और मैं आपको अभी से दावे के साथ में कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, 4 जून को गठबंधन की जीत तय। जयराम रमेश ने कहा, एग्जिट पोल मैनेज किया गया है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है, 20 साल बाद 2004 दोहराया जाएगा। जयराम जी, आप लोग 295 प्लस का आंकड़ा कहां से लाए हैं, क्योंकि आप कहते हैं दूसरा आंकड़ा फर्जी है? फर्जी है, नकली है, बोगस है, जाली है। कल इंडिया जनबंधन के नेता सब लोग मिले, हर राज्य में जो राजनीतिक स्थिति है, चुनाव के पहले चुनाव के बाद, उस पर बातचीत हुई, विश्लेषण हुआ, मजबूत सीटों पर, कमज़ोर सीटों पर, जहां हम लड़ाई में हैं उन सीटों पर, और 2 घंटे के बातचीत के बाद सभी लोगों ने इस एक सामूहिक नतीजे पर वो पहुंचे कि इंडिया जनबंधन को 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। 295 से ऊपर ही इंडिया जनबंधन जाएगा। सर, आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि 295 प्लस आ रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री मोदी कल 7वें चरण की मतगणना वोटिंग के बाद आज वो 7 बड़ी बैठकें कर रहे हैं, चक्रवात को लेकर के कर रहे हैं। ये सब देखो, ये सब ये मनोवैज्ञानिक खेल है। आज राहुल जी ने कहा उम्मीदवारों को, ये साइकोलॉजिकल जंग है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, ये मनोवैज्ञानिक जंग है। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यह सरकारी एग्जिट पोल है। इस पर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। शुरू से कहा था कि ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। 2004 को याद कीजिए, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 4 जून को हमें, जो कि जनता का पोल हमने किया है, हमें 295 सीटें हमारे गठबंधन को मिल रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत है। इन बयानों पे उनको भी विश्वास नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये उनको भी पता है, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। 4 तारीख तक कुछ ना कुछ कहेंगे। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। 370 पार करेंगे। एक तरफा वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को जनता ने। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा कि सब मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल है। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी, 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा। प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सर, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि अब 4 तारीख तक इंतजार आप भी करो, उनको भी करने दीजिए। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी देश में एनडीए 400 पार करेगा। प्रदेश में 80 में 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? सरकार बनाएंगे। अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी, जितनी भी होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिल करके सरकार बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं तो ये थोड़े चल पाएगा, वो तो गिनती होगी। और एग्जिट पोल के अनुमान पर क्या कहते हैं बिहार के नेता, ये भी सुनिए। आज टीवी पर कल से न खटाखट को देख रहा हूं न फटाफट को देख रहा हूं। ये दोनों अपने को तिस्मार खां बुझ रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी, और शब्दों का प्रयोग, अंदाज, वो खटाखट फटाफट। अब खटाखट और फटाफट कहाँ बाहर निकल गए। एक विदेश भागेंगे, एक तो कह ही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े। जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, और 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो उसमें इंडिया गठबंधन
को 295 से ज़्यादा सीटें, 295 प्लस सीटें आएंगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज लेने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने उम्मीद जताई है कि 4 जून को एनडीए 400 सीटें पार करेगा। मुझे लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने जो मांगा है, देश ने दिल खोल के दिया है। एग्जिट पोल में उसके आसार दिख रहे हैं। हालांकि हम ये जानते हैं एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल अभी आना है, लेकिन एग्जिट पोल वही दिखा रहा है जो हम लोग सोच रहे थे। तो हमारा विश्वास है कि 400 प्लस हो सकता है, 370 बीजेपी हो सकती है, मगर हम करेंगे इंतजार। जो भी जनादेश होगा उसको करेंगे स्वीकार। हमको पूरा विश्वास है कि लोगों ने दिल खोल के नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है और विपक्ष की जितनी नफरत फैलाने की, गाली देने की संस्कृति, इस देश को बांटने की संस्कृति, हिंदू मुसलमान में भेद करने की संस्कृति, सबको ये देश की जनता ने दरकिनार कर दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना में टूट का एनडीए को फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल को लेकर महाराष्ट्र के नेताओं की क्या राय है, आइए सुनिए। तो क्या होगा उद्धव तेरा? अब हिंदुस्तान के बाहर कौन जाएगा, मोदी या ठाकरे? महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका। मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? ये हमें मालूम है। किसी भी हालत इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295। इस बीच बड़ी खबर, चुनाव आयोग पहुंचा इंडिया के नेता। काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग से इंडिया की मांग है। पहली मांग है पोस्टल वोट पहले गिने जाएं। दूसरी मांग है 2019 की गाइडलाइंस ना बदली जाएं। तीसरी मांग है वीवीपैट का ज्यादा मिलान हो। सलमान खुर्शीद, डी राजा, टी बालू पहुंचे आयोग। रामगोपाल यादव और सीताराम येचुरी भी चुनाव आयोग से मिले हैं। गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है, वो नहीं किया जा सकता। कानून में गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली, जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है, उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। और वहीं एग्जिट पोल पर ममता बनर्जी ने टीवी 9 से कहा, एग्जिट पोल की कोई वैल्यू नहीं,
ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। अखिलेश तेजस्वी स्टालिन की पार्टी बेहतर करेगी। ममता बनर्जी का ये बयान, बीजेपी तीसरी बार सत्ता में नहीं आएगी। और ममता बनर्जी से फोन पर बात की टीवी9 बांग्ला के कंसल्टिंग एडिटर अनिवांड चौधरी। আমি তোমার পরিষ্কার বলছি, এক্সিট পোলের কোনো ভ্যালু নেই। আমি অন্য রাজ্যের ব্যাপারে বলতে পারবো না ডিটেল, কারণ আমি তো অন্য রাজ্যে যাইনি, কাজে আমার ধারণা নেই। তবে আমি এটুকু নিশ্চয়ই বুঝি অখিলেশরা ভালো করবে, তেজস্বীরা ভালো করবে, স্ট্যালিনরা ভালো করবে, উদ্ধবরা ভালো করবে, যেখানে যেখানে রিজিওনাল পার্টিরা আছে তারা যথেষ্ট ভালো করবে বলে আমার বিশ্বাস। খুব বেশি মেজরিটি নিয়ে যেই আসুক না কেন আসতে পারবেন না। আপনার হিসেব অনুযায়ী তাহলে ইন্ডিয়া জোটের কি ক্ষমতায় আসা, কালকে যেমন মল্লিকার্জুন খার্গে বলেছেন আমরা ইন্ডিয়া জোট 295 পাবে, আপনার মতে আপনার হিসেবে কি ইন্ডিয়া জোটের ক্ষমতার কাছাকাছি বা টপকে যাবার কোনো সম্ভাবনা আছে? আমি দেখুন, আমি এরকম অচানক একটা কথা বলতে পারি না, কারণ আমি যেহেতু অন্য রাজ্যে যাইনি, আমার কাছে ডিটেলস নেই। কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি, আমি আমার রাজ্যের ব্যাপারটা বলতে পারি। আমার রাজ্যে যেভাবে আমরা খেটেছি, যেভাবে পরিশ্রম করেছি, যেভাবে 2 মাস গরমে গরমে এলাকায় ঘুরেছি, প্রত্যেকটা সিট আমরা জিতবো। মিথ্যে কথা আপনার হিসেব অনুযায়ী মমতাদি তৃণমূল কংগ্রেস 30 বা 30% শেষ পর্যন্ত। আমি সেটা এখন কোনো নাম্বারে যাব না, কিন্তু আমি একটা কথা আপনাদের বলতে পারি, আমরা যেভাবে ফিল্ডে কাজ করেছি, লোকের চোখ দেখেছি, তাতে আমার কখনো মনে হয়নি যে মানুষ আমাদের ভোট দেবে না। ধরে নিন যদি ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসে, তৃণমূল কি সরকারে থাকবে? দেখুন, এটা নিয়ে আমি এখন থেকে এইসব অর্বাচীন কোশ্চেনের উত্তর দিতে রাজি নই। নাইদার ইন ফেভার অফ বিজেপি অর ইন ফেভার অফ এনিবডি। আমি আগে রেজাল্টটা দেখবো, রেজাল্টটা দেখে ক্যালকুলেশন করব। আমাদেরও একটা ম্যাথমেটিক্স আছে, আমরা চেষ্টা করবো আরো রিজিওনাল পার্টি যেটা আমাদের সাথে আছে সেটাও আমরা দেখবো। বাট এর মধ্যে মোদিজিকে যারা জিতিয়ে দিচ্ছেন হাই ভোল্টেজ, তাদেরও বলে দিই এবার কিন্তু অত সহজ অঙ্কে অত সহজে পার হওয়া যাবে না। এই গভর্নমেন্ট আদৌ কদিন চলবে ডাউট আছে। और पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद कोहराम मचा है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के नादिया में हफीजुल शेख नाम की बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हफीजुल की वजह से नादिया में बीजेपी की जमीन मजबूत हो रही थी। पंचायत चुनाव के दौरान इलाके के लोगों ने बीजेपी का दामन थामा था और यही बात विरोधियों को रास नहीं आ रही थी। बताया जा रहा है कि बीती रात हफीजुल कैरम खेल रहा था, तभी अपराधियों ने पहले उसे गोली मारी, उसके बाद उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। 10 से 11 की संख्या में आए अपराधियों ने हत्या के बाद बम भी फेंका। हफीजुल के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की और हमलावरों को सख्त सजा दिलाने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में तकरीबन हर चरण में हिंसा और झड़प की खबरें आई। कल आखिरी चरण के मतदान के दौरान भी संदेशखाली से लेकर बशीरहाट तक हिंसा और झड़प हुई। मतदान के दौरान बूथ पर भी हंगामा हुआ। कई जगह मतदान में रुकावट डालने की खबरें आई और कई जगह फर्जी मतदान का भी आरोप लगाया गया। चुनाव के दौरान सूबे के कई इलाकों में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। बीजेपी ने हर घटना के पीछे टीएमसी को जिम्मेदार बताया। पश्चिम बंगाल से रुख दिल्ली का। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। ऊपर से पानी की किल्लत ने राजधानी के लोगों की मुसीबतें और बढ़ाई हैं। आजादी के 7 दशक बाद भी राजधानी दिल्ली प्यासी है। लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाने का वादा करने वाली कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन पूरे शहर के लोगों को पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं करा पाई। यहाँ पानी की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, जिसकी बाल्टी भर गई मानो उसने बड़ी जंग को जीत लिया। ये चाणक्यपुरी के संजय कैंप इलाके की तस्वीर है, जहां से संसद भवन और पीएम-सीएम आवास महज चंद कदमों की दूरी पर है, जहां बड़े बड़े राजनेताओं के बंगले हैं, लेकिन वो यहां के लोगों के इस दर्द से आज तक आंखें मूंदे हुए हैं। आज भी इनकी किस्मत में नल का जल मयस्सर नहीं है। यहाँ के लोग टैंकर के पानी के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए परेशान बच्चे और युवा देखिए किस तरह से जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही पानी का टैंकर बस्ती में पहुंचता है, वैसे ही लोग एक दूसरे को धक्का देकर पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं नीचे खड़े लोग बाल्टी और कैन लिए पानी के लिए जूझते नजर आते हैं।
दिल्ली में 20 साल के कुणाल की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। इनकी शिकायत है कि पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला कुणाल अपनी छोटी बहन के लिए लड़का देखने गया था, लेकिन किससे पता था कि उसी दिन उसके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। घर लौटते समय जीटी करनाल रोड पर कुणाल सड़क हादसे का शिकार हो गया। 20 साल के कुणाल को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। घर वालों को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय किया हुआ था। कुणाल अब इस दुनिया में नहीं है। 3 महीने पहले अपने पिता को खो चुके कुणाल के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। 2 बहनों की शादी करने का जिम्मा था। इन्हीं जिम्मेदारियों को समझते हुए कुणाल पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा था। 3 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी मेरे घर में। फिर मेरे भाई ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, घर के खर्चे, खाने पीने, हर चीज। घर में कोई भी नहीं है जो हमारे घर का खर्चा उठा सके, ना कोई लड़का। मेरा भाई इकलौता लड़का था। अब सिर्फ घर में मेरी मम्मी है और मेरी बहन है, छोटी बहन है, और हमारा दोनों का बुरा हाल है कि हमारा आगे क्या होगा। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि 26 मई को कुणाल की बाइक को एक बस ने टक्कर मार दी थी, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई। परिजनों के मुताबिक पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे 88 सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, लिहाजा पुलिस आरोपी का पता नहीं लगा पा रही है।